नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल खबरनामा। मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे से शिमला लौटे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों के दृष्टिगत दिल्ली दौरे को बताया सफल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी बनने के बाद पहली बार प्रवास पर शिमला पहुंचे संजय दत्त। हिमाचल के मैदानी इलाकों में 11 जून तक मौसम साफ। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 6 दिन बारिश व अंधड़ की संभावना। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि दिल्ली का 2 दिवसीय दौरा सफल रहा है, क्योंकि इस दौरान हिमाचल प्रदेश के विकास से संबंधित कई विषयों पर विभिन्न मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों के साथ चर्चा की गई। नई दिल्ली से शिमला आगमन पर मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जीएसटी मुआवजे का मामला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष उठाया है। सीएम ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक की और उनसे राज्य के वैक्सीन डोज के आवंटन को बढ़ाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ प्रदेश में सरकार और पार्टी संगठन के कामकाज के संबंध में भी बैठक की। नई दिल्ली से शिमला आगमन पर अन्नाडेल में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य को वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए भारत सरकार से देय जीएसटी मुआवजे का मामला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस संबंध में राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि एशिया विकास बैंक द्वारा वित्त पोषण के लिए 1892 करोड़ रुपए की एक पर्यटन परियोजना के लिए मंजूरी वांछित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक की और उनसे राज्य के वैक्सीन डोज के आवंटन को बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने ऊना में स्थापित किए जाने वाले बल्क ड्रग पार्क और राज्य में मेडिकल डिवाइस पार्क, इलेक्ट्रिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग हब को शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लाहौल स्पीति जिले में भारत तिब्बत सीमा पर अपने दौरे के बारे में भी अवगत करवाया और उनसे सीमा सड़कों की मुरम्मत और रखरखाव के लिए बीआरओ को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि यदि संभव हो तो वॉकर अस्पताल शिमला राज्य सरकार को प्रदान किया जाए, क्योंकि इससे राज्य के लोगों को अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी, क्योंकि यह अस्पताल आईजीएम से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से बैठक के दौरान उन्होंने शिमला मटौर और मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग का 4 लेन के कार्य में प्रगति लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने शीघ्र ही प्रदेश के लिए केंद्रीय सड़क एवं अधोसंरचना कोष के अंतर्गत 193 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं स्वीकृत करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुई बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने 1000 डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है, जिसमें से 500 सिलेंडर प्रदेश को प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 500 सिलेंडर शीघ्र मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन, आवास और शहरी मामले राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ मंडी जिले में प्रस्तावित हवाई अड्डे और राज्य के अन्य हवाई अड्डों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मंडी का लीडार सर्वे कराने के लिए एक टीम मंडी पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ प्रदेश में सरकार और पार्टी संगठन के कामकाज के संबंध में बैठक भी की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2021 से सभी राज्यों को 18 साल और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा की है। उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समयावधि इस वर्ष नवंबर तक बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से महामारी के समय में हर महीने निःशुल्क राशन प्रदान करने से देश के 80 करोड़ से अधिक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से महामारी के समय में हर महीने निःशुल्क राशन प्रदान करने से देश के 80 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।
जो विपक्ष के लोग बहुत शोर डाल रहे थे वैक्सीन के इश्यू को लेकर के और उन तमाम बातों को लेकर के एक जवाब जो है मजबूती के साथ जो दिया है वो एक बहुत बड़ा एक संदेश उन लोगों के लिए है कि तुम सिर्फ राजनीति करते रहे इस कोविड के संकट में, कोविड के नाम पर, और प्रधानमंत्री जी ने इस संकट में लोगों को किस तरह की राहत दी है इस बात को लेकर के सोचने की आवश्यकता है। वैक्सीन फ्री 18 से ऊपर के आयु के लिए ये निर्णय लिया और 25% जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में देने के लिए भी उन्होंने निर्धारित कर दिया, लेकिन उसमें सर्विस चार्जेस भी तय कर दिया कि 150 रुपए से ज्यादा, 150 रुपए से ज्यादा सर्विस चार्जेस उसमें नहीं लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को राशन जो है दिवाली तक दिया जाएगा, नवंबर के महीने तक दिया जाएगा। ये छोटे विषय हैं क्या? इन सारी चीजों के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, उनके निर्णय का स्वागत करता हूँ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व पूर्व एमएलसी संजय दत्त हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी बनने के बाद अपना नया दायित्व संभालने के लिए 6 दिवसीय संगठनात्मक प्रवास पर शिमला पहुंचे। शिमला स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर व अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त आगामी 5 दिनों तक राजधानी में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से बातचीत कर संगठन की गतिविधियों का जायजा लेंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने भी नई मिली इस जिम्मेवारी के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि वह हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी बनने के बाद पहली बार राजधानी शिमला स्थित पार्टी कार्यालय राजीव भवन पहुंचे संजय दत्त का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और अन्य पार्टी पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त आगामी 5 दिनों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों, जिला व ब्लॉक अध्यक्षों, अग्रणी संगठनों और विभागों के प्रमुखों और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि संजय दत्त हिमाचल प्रदेश की राजनीति से भली भांति परिचित हैं और इनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। पार्टी की तरफ से हमने जिस दिन इनकी नियुक्ति हुई, इस बात की भी हमें खुशी है कि ये पहले भी NSY युवा कांग्रेस के जब कार्यक्रम यहाँ रहे हैं, इनको कई जगह पे प्रभारी बनाया गया और हिमाचल की राजनीति को ये भली भांति समझते हैं। इनके बनने से निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे इन्होंने काम किया है, ग्रास रूट पे काम किया है और हमें बहुत खुशी है। आज ये प्रभारी बनने के बाद पहली बार आए हैं और हमारे सभी साथियों ने इनका स्वागत किया है। अगले 5 दिन ये शिमला में रुकने वाले हैं और यहाँ ये तमाम कांग्रेस पार्टी के हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हमारे जो हेड डिपार्टमेंट्स हैं के जो हेड हैं, सबसे ये बात करेंगे। वहीं हिमाचल कांग्रेस के नवनियुक्त सह प्रभारी संजय दत्त ने नए मिले दायित्व के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व में रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का आभार जताया है और कहा कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा उन्हें जो दायित्व सौंपा गया है उसे वे बखूबी निभाएंगे और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी को सशक्त बनाया जाएगा। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जनता को नमन करता हूँ और हमारे आदरणीय नेता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी गांधी और हमारे प्रिय नेता राहुल जी गांधी, इन्होंने मुझ पर ये दायित्व सौंपा है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सभी नेतागण, सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता जो कांग्रेस को हिमाचल में मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों में मैं भी कांग्रेस का एक छोटा सैनिक शामिल हूं और कंधे से कंधा मिला के पार्टी को सभी के साथ मिलके मजबूत करूं।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में स्थित देश विदेश में मशहूर पर्यटन नगरी डलहौजी का नाम बदलने का मुद्दा एक बार फिर उठने से बवाल हो गया है। राज्यसभा बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को लिखे अपने पत्र में कहा है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट अजय जग्गा की पुरानी मांग पर विचार करते हुए इस शहर का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर सुभाष नगर कर दिया जाए। वहीं सुझाव का विरोध करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर कहा है कि स्थानीय लोग इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के किसी भी सुझाव पर विचार करते समय डलहौजी निवासियों की भावनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मशहूर पर्यटन नगरी डलहौजी का नाम बदलने का मुद्दा एक बार फिर उठने से बवाल हो गया है। हालांकि डलहौजी के निवासी और पर्यटन व्यवसायी डलहौजी का नाम बदले जाने के पक्ष में नहीं हैं। वे हमेशा से ही इसका विरोध करते आए हैं। डलहौजी वासियों का कहना है कि डलहौजी एक मशहूर पर्यटक स्थल है और यह नाम देश विदेश में मशहूर है। ज्यादातर डलहौजी वासी पर्यटकों पर ही निर्भर है। इसका नाम बदलने से पर्यटन व्यवसाय को फर्क पड़ सकता है। मुझे पता चला है कि डलहौजी का नाम चेंज करने की मांग उठ रही है। डलहौजी एक टूरिस्ट एरिया है और यहाँ पे हम सारे टूरिस्ट पे ही डिपेंडेंट हैं। तो मुझे बिल्कुल मैं इसके हक में नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसका नाम ना चेंज किया जाए, क्योंकि डलहौजी जो है एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत नेशनल इंटरनेशनल फेमस वर्ल्ड फेमस है। तो यहाँ पे अगर ये नाम चेंज हो जाता तो डलहौजी को बहुत फ़र्क पड़ेगा। टूरिस्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा उसको लॉस होगा और डलहौजी के लोगों को भी बहुत मुश्किलें आएंगी। वहीं सुझाव का विरोध करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर कहा है कि स्थानीय लोग इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के किसी भी सुझाव पर विचार करते समय डलहौजी के निवासियों की भावनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। श्री सुब्रमण्यम स्वामी जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने राज्यपाल महामहिम राज्यपाल को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि उनके कोई हरियाणा पंजाब के मित्र हैं जिन्होंने डलहौजी का नाम बदलने का प्रस्ताव उनके पास रखा। मेरे पास डलहौजी शहर से जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं सबके ही टेलीफोन आए और सब ने ये कहा कि वो इस बात का विरोध करते हैं। तो मैंने जब उनकी बात सुनी तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। जिन लोगों ने मेरे से संपर्क किया वो अलग अलग विचारधाराओं के हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का है, कोई कांग्रेस की विचारधारा का है, कोई अन्य विचारधारा का भी हो सकता है। तो लोगों ने मुझसे कहा कि हमारा डलहौजी का नाम जो है, इसकी वजह से ही ये पर्यटन का हमारा व्यवसाय जो है वो चलता है और हम नहीं चाहते कि ये नाम जो है ये बदला जाए। तो जब सभी लोगों ने, शहर के लोगों ने मेरे से ये बात की तो मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को एक पत्र लिखा है कि शहर की जो भावनाएं हैं उनकी कदर की जाए। शहर की भावनाओं को देखते हुए, क्योंकि डलहौजी जो है जब बसा, इससे पहले यहाँ कोई शहर नहीं था। ऐसा नहीं है कि यह कोई नाम बदल करके रखा गया है और ऐसा भी नहीं है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम इज्जत नहीं करते या मानता नहीं है उनकी। उनके नाम से यहाँ पे सुभाष चौक है। सुभाष चौक में राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में उनके जन्म दिवस पर एक बहुत खूबसूरत मूर्ति लगाई गई। यहाँ पे जो सुभाष बावली है उसको डेवलप किया गया। ऐसा नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस जी के साथ किसी का वो है, मगर लोगों का ये मानना है कि डलहौजी जो है एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। लोग डलहौजी के नाम को जानते हैं और डलहौजी के नाम से आते हैं। मेरा काम है बतौर विधायक लोगों की आवाज़ उठाना। तो ये जो लोगों ने मेरे से संपर्क किया उसी बात को आगे ले जाते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री को ये पत्र लिखा है और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की कोई छेड़छाड़ कोई बाहर के व्यक्ति के कहने पे नहीं की जाएगी। अगर डलहौजी के नाम के बारे में आपको चर्चा करनी है तो डलहौजी के नागरिकों से आप वोटिंग करा लीजिए, रेफरेंडम ले लीजिए। अगर डलहौजी के लोग चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही हमें करना चाहिए। गौरतलब है कि डलहौजी को साल 1854 में कर्नल नेपियर ने 5 पहाड़ियों पर बसाया था। उन्होंने लॉर्ड डलहौजी के नाम पर इस शहर का नाम रखा था।
राजधानी शिमला में आए दिन आपराधिक मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में पुलिसकर्मी हर तरफ अपनी निगरानी बनाए रखना सुनिश्चित कर सकें, इसके लिए जिला पुलिस ने आधुनिक सुविधाओं से लैस व बेहतरीन गुणवत्ता युक्त ड्रोन खरीदा है, जिसके माध्यम से शिमला पुलिस शहर की हर गतिविधि पर पैनी नजर रख पाएगी। शिमला के रिज मैदान पर ड्रोन का पहला ट्रायल एसपी शिमला मोहित चावला की मौजूदगी में किया गया। आपको बता दें कि इस ड्रोन की कई विशेषताएं हैं, जिसका लाभ उठाकर शिमला पुलिस कई आपराधिक मामलों को सुलझा सकेगी। शिमला में क्राइम रेट कम हो और क्राइम करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके, इसके लिए अब शिमला पुलिस नए ड्रोन की मदद से शहर के चप्पे चप्पे पर अपनी पैनी नजर रखेगी। इस ड्रोन का ट्रायल रिज मैदान पर एसपी शिमला मोहित चावला की मौजूदगी में हुआ। इस ड्रोन की कीमत करीबन 8 लाख रुपए बताई जा रही है। ये ड्रोन लगभग 250 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है और 2 किलोमीटर दायरे की तस्वीरें कैमरे में कैद कर सकता है। इसके अलावा कैमरे की बात करें तो इस ड्रोन का कैमरा 20 मेगापिक्सल है। खास बात यह है कि यदि ड्रोन में कोई तकनीकी खराबी आ जाती है या इसकी बैटरी की पावर खत्म हो जाती है तो ये खुद ब खुद अपनी जगह पर लैंड कर लेगा। एसपी शिमला मोहित चावला ने कहा कि ये ड्रोन 45 मिनट तक उड़ाया जा सकता है और इसकी कैमरा क्वालिटी भी बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक सर्विलेंस, लॉ एंड ऑर्डर, माइनिंग और एनडीपीएस में ये ड्रोन मदद करेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि शिमला पुलिस अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड रख रही है। हालांकि हमारे पास एक ड्रोन उपलब्ध था, लेकिन आज हमारे पास एक हाईटेक ड्रोन आया है। आप सबने देखा कि इसकी डिसेंट असेंट और इसकी जो कैमरा कवरेज है बहुत उत्तम क्वालिटी की है। काफ़ी कॉस्टली ये ड्रोन है, 8 लाख के आसपास है। 20 मेगापिक्सल इसमें कैमरा जो 10 टाइम जूम कर सकता है। 200 से 250 मीटर्स इसका साइट ऑफ एक्शन है और 2 किलोमीटर तक ये रेडियस कवर कर सकता है। और ऑटो पायलट मोड पे रह सकता है। मान लीजिए 45 मिनट्स की इसकी राइड है और कहीं इसकी बैटरी ख़राब हो जाती है, ये हमारे से लिंक हमसे इसका छूट जाता है, हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, किसी कल पुर्जे में प्रॉब्लम आ जाती है तो ऑटोमेटिकली अपने जो भी इसका हैंडलर है उसके पास आ जाएगा। तो टेक्नोलॉजी इज़ डूइंग वंडर। जहाँ तक शिमला में बात रही ड्रोन, हमारा प्रयास है कि हम हर सब डिवीज़न लेवल पे ड्रोन्स रखें। धीरे धीरे हमने शुरू किया। लास्ट ईयर आप सबने देखा कि हमने ड्रोन के माध्यम से लाइव फीड शुरू की ट्रैफिक सर्विलांस में। वो ड्रोन छोटी क्वालिटी का था, हमारे पास कवरेज कम आता था। अब इसकी 45 मिनट्स की फ्लाइट है। हेडक्वार्टर पे बैठ के हम पूरा शिमले का रेडियस कवर कर सकेंगे। रियल टाइम सर्विलांस में हमारे को मदद करेगा, किसी डिजास्टर में हमारे को मदद करेगा, फॉरेस्ट एरिया, एनडीपीएस, माइनिंग, सब में हमारे को ये मदद करेगा। मेरी आशा रहेगी कि हम ऐसे ही टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपडेट करते रहें और नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा कि हम हर सब डिवीज़न लेवल पे तकरीबन 5 या 6 ड्रोन हमारे पास उपलब्ध रहें। ट्रैफिक सर्विलांस, क्राइम सर्विलांस, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, मुझे अभी भी याद है जब हमने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया, आप सबने भी नोटिस किया था विधानसभा सत्र के दौरान जब रैलीज हमने कवर की थी, उसके बेसिस पे मुकदमा भी रजिस्टर हुआ क्योंकि सारा कुछ ड्रोन अपनी नज़र में कैच कर रहा था। आई एम हैप्पी विद माई टीम। मेरे साथ डीएसपी हेडक्वार्टर्स हैं, डीएसपी ट्रैफिक हैं और ये इसका बेस्ट उपयोग करें, मेरी इनसे यही आशा है। कोविड-19 महामारी के संकट काल में विशेष रूप से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को आर्थिक संबल प्रदान करने का सशक्त आधार बनकर उभरा है। प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित बना रही है कि मनरेगा के माध्यम से न केवल विकास कार्यों को गति मिले बल्कि समय पर भुगतान भी सुनिश्चित हो, ताकि संकट के इस समय में जरूरतमंद व्यक्तियों की समय पर सहायता हो सके। सोलन जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रयास कर रहा है कि मनरेगा के माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों का आर्थिक सहारा बना जाए। अतिरिक्त उपायुक्त सोलन एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा कि कोविड-19 महामारी के समय में जिला प्रशासन मनरेगा के माध्यम से विकास कार्यों को गति प्रदान करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 जो कोविड काल का जो हमारा पीरियड था, उसमें नरेगा हमारे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक आर्थिक संबल प्रदान करने का एक सशक्त आधार बना है। जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में करीब 7,20,000 मैंडेज जनरेट हुए थे। हमें ये भी पता है कि सोलन जिला जो है एक औद्योगिक क्षेत्र है और बाकी जिलों के कंपैरिजन में यहाँ पे नरेगा का जो खर्च होता है वो कंपैरेटिवली लेस होता है। परंतु जो पिछला वित्तीय वर्ष था उसमें हमारे जो मैंडेज की जो जनरेशन हुई है दैट वाज क्लोज टू 10 लाख मैंडेज। जो दूसरा हर्ष का विषय वो ये है कि
इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर द नंबर ऑफ फैमिलीज जिन्होंने 100 दिन इस स्कीम में कंप्लीट करे एम्प्लॉयमेंट ली, वो फिगर डबल हुई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में ये आंकड़ा 1200 के करीब था और पिछले साल ये 2400 है। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन के प्रयास से और लोगों के पूरे कोऑपरेशन के साथ इस स्कीम का पूरा लाभ उठाया गया है। दूसरा हमारा फोकस रहा है वो रहा है ऑन लिंक रोड्स एंड इंटरकनेक्टिविटी। इस चीज को सफल लाने के लिए सरकार की एक स्कीम थी, मुख्यमंत्री रूरल रोड रिपेयर स्कीम योजना, जिसके तहत नरेगा को कन्वर्ज करके सड़कें बनाई गई। हमने पिछले साल नवंबर में 26 सड़कें जो हैं, लगभग 2.5 करोड़ का सैंक्शन ये निकला था और 26 सड़कों में से 25 जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। हमारी जो नेक्स्ट शेल्फ है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड्स, क्लोज टू 47 स्कीम्स वो भी तैयार हो गई हैं और हमने एडिशनल डिमांड्स फंड्स के करे हैं। तो जैसे ही वो पैसे जो हैं जिला प्रशासन को दे दिए जाएंगे तो हम आगे इन सड़कों को भी कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा हमने लगभग 54 वर्क्स और नरेगा में कन्वर्जेंस के साथ हमने सैंक्शन करे हैं। ये टोटल सैंक्शन लगभग 3 करोड़ 10 लाख की है। एंड हर्ष का विषय ये है कि ये भी सड़कें जो हैं और ये वर्क्स जो हैं दे आर अंडर प्रोग्रेस एंड रिस्पांस जो है कई पंचायतों से हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है। बड़ोग जैसे कि सोलन ब्लॉक का है, वहाँ पे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया। नालागढ़ ब्लॉक में हमें, कृपालपुर में बहुत अच्छा रिस्पांस आया हमें, कैर कनेता में, सौर जैसी पंचायतों में बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया। कंडाघाट में भी वी गॉट वेरी पॉजिटिव रिस्पांस। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि नरेगा की जो स्कीम है इसका पूरा लाभ उठाया जाए और जिले में बाकी जो फंड्स हैं इसको कन्वर्ज करके एक वैल्यूएबल एसेट उस इलाके के लिए बनाए जाएं। ये 26 सड़कें जो कंस्ट्रक्ट करी हैं इनकी अप्रैल महीने में इंस्पेक्शन भी कराई गई, जिसमें हमारे एक जिला परिषद के एसडीओ, डीआरडीए के जेई और अकाउंटेंट को भेजा गया था और स्कीम्स की प्रॉपर चेकिंग की गई थी। कोविड-19 को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा लगाई गई बंदिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है और कोरोना संक्रमितों के मामलों में कमी दर्ज की गई है। हमीरपुर जिला में भी कोविड के मामले कुछ हद तक कम हुए हैं। ये मामले इसी तरह कम होते रहें और हालात जल्द से जल्द सुधर जाएं, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह गंभीर है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा फैसला लिया गया है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में रोजाना ओपीडी के लिए आने वाले मरीजों का पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद ही उपचार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके। कोरोना महामारी पर पूर्णतया काबू पाने के लिए हमीरपुर जिला में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से कमर कस ली है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चौहान ने बताया कि कोविड महामारी के मामले कम होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने निर्णय लिया है कि ओपीडी में आने वाले हर व्यक्ति का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा ताकि कोविड बीमारी के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने बताया कि ओपीडी में आजकल भारी भीड़ होने के चलते संक्रमण का खतरा बना हुआ था। ऐसे में संक्रमण के फैलाव से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है। कोरोना के केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, इसलिए अब हमारी स्ट्रेटजी है कि आगे केस डिटेक्शन के ऊपर हम ध्यान दें और जो गांव में या कहीं पे भी केसेस हैं, माइल्ड डिजीज है चाहे मॉडरेट है, उनको इमीडिएटली डिटेक्ट किया जाए ताकि वो दूसरों को बीमारी को ना फैला सकें। इस वजह से हमने सबके रैपिड एंटीजन टेस्ट करने शुरू किए हैं ताकि हम किसी भी केस को इमीडिएटली डिटेक्ट कर सकें और इस बीमारी को आगे फैलने से बचाया जा सके। गौरतलब है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में पिछले कुछ दिनों से भारी तादाद में मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे थे और इस कारण भीड़ जमा हो रही थी। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर प्रशासन के द्वारा कोविड संक्रमण से निपटने के लिए अब रैपिड एंटीजन टेस्ट प्रक्रिया को लागू किया गया है। जोनल अस्पताल धर्मशाला में पिछले 2 माह में 23 कोविड संक्रमित महिलाओं का प्रसव करवाया गया है, जिनमें जिला कांगड़ा सहित ऊना व चंबा की महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें से 11 प्रसव सामान्य हुए जबकि 12 प्रसव सिजेरियन द्वारा करवाए गए। जोनल अस्पताल धर्मशाला के सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश गुलेरी ने बताया कि जोनल अस्पताल में कोविड व नॉन कोविड मरीजों को डायलिसिस सुविधा भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 माह में 120 से अधिक मरीजों को डायलिसिस की सुविधा मुहैया करवाई गई है। इसके अतिरिक्त सीटी स्कैन की सुविधा भी अस्पताल में उपलब्ध करवाई जा रही है। जोनल अस्पताल जो है वो एक डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर फैसिलिटी के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर हम जो कोविड पॉजिटिव महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, उनके प्रसव और सिजेरियन सेक्शन की व्यवस्था की गई है और न सिर्फ ज़िला के
अंदर की महिलाएं, बट आसपास ऊना, चंबा के भी कुछ केसेस हमारे पास आए हैं। इन 2 महीनों में हम तकरीबन 11 सामान्य प्रसव और 12 जो सिजेरियन सेक्शंस हैं यहाँ पर कोविड पॉजिटिव महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं के कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त ज़िला क्या आसपास के ज़िलों के लिए भी एकमात्र जो कोविड पॉजिटिव के लिए डायलिसिस सेंटर की सुविधा है वो जोनल हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है। हमारे यहाँ पे नॉन कोविड जो डायलिसिस हैं वो भी पहले की तरह चल रहे हैं, मगर कोविड वार्ड के अंदर हमने कोविड पॉजिटिव के लिए भी 2 मशीनों की व्यवस्था की है और अभी तक इस वेव में हम 120 से अधिक लोग डायलिसिस की सुविधाएं लोगों को दे चुके हैं। जो सीटी है पॉजिटिव केसेस का हो चाहे नेगेटिव नॉर्मल सीटी स्कैन है, वो भी 24/7 पूरा इमरजेंसी आवर्स में भी और दिन रात के लिए ये सुविधा यहाँ पर दोनों किस्म के लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। अस्पताल में जो सामान्य नैदानिक सुविधाएं हैं, चाहे वो एक्सरे की बात है या लेबॉर्ट्री की बात है, वो भी सामान्य रूप से दोनों किस्म के लोगों को, कोविड पॉजिटिव भी और कोविड नेगेटिव को भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। सिर्फ जो ओपीडीज हैं वो हमें सभी ओपीडीज नहीं चला पा रहे, तो एक तो हमारी इमरजेंसी लगातार चलती है और दिन के समय 3 डॉक्टरों के साथ एक ओपीडी हम रोज चलाएंगे। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। राज्य में लगी बंदिशों के कारण संक्रमितों की संख्या में गिरावट आई है। प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान आईजीएमसी में उपचाराधीन कोरोना संक्रमितों की संख्या घटकर 92 पहुंच चुकी है। अस्पताल के एमएस डॉक्टर जनकराज ने कोरोना संक्रमण व ब्लैक फंगस के मामलों की जानकारी दी और कहा कि सरकार द्वारा लगाई गई बंदिशों का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों को और अधिक एहतियात बरतने की आवश्यकता है। कोरोना कर्फ्यू के बाद संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। आईजीएमसी में उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर केवल 92 रह गई है। आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज ने कहा कि स्वस्थ होकर घरों को जाने वालों की संख्या भी बढ़ गई है और आने वाले दिनों में जहां उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कमी आएगी, वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस समय आईजीएमसी में ब्लैक फंगस के 5 मामले उपचाराधीन है। देखिए, कोरोना कर्फ्यू और इन बंदिशों के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है और एक समय था जब हमारे संस्थान में लगभग 300 के करीब मरीज भर्ती रहे हैं, पर आज अब संख्या जो है मरीजों की वह 100 से भी कम हो गई है। इस वक्त 92 मरीज भर्ती हैं और वर्तमान समय में छुट्टी जो मरीजों की होती है अस्पताल से, उनकी संख्या आने वाले मरीजों की संख्या की अपेक्षा बहुत अधिक है और जिस तरह प्रतिदिन अधिक संख्या में लोगों की छुट्टी हो रही है, तो हम आशा करते हैं आने वाले कुछ दिनों में संख्या जो है वो और कम हो जाएगी। माल रोड बिजनेसमैन एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार से मांग की है कि सभी दुकानों को खोले रखने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक किया जाए और लोकल बसें 50% क्षमता पर चलाने को सरकार मंजूरी दे। इसके अलावा ये भी मांग की गई है कि पर्यटकों को हिमाचल आने के लिए RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लाने और ई-पास बनाने की बंदिश को खत्म किया जाए। माल रोड बिजनेसमैन एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल व्यापारी कवि खन्ना की अध्यक्षता में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज से मिला। व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने शहरी विकास मंत्री से मांग की है कि सभी दुकानों को खोले रखने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक किया जाए और लोकल बसें 50% क्षमता पर चलाने को मंजूरी दी जाए। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने ये भी मांग की है कि पर्यटकों को RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लाने और ई-पास की बंदिश को खत्म किया जाए। शिमला माल रोड के व्यापारियों ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल को शहरी विकास मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इन समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और आगामी 11 जून को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में भी प्रस्ताव रखा जाएगा। उनको हमने अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया, जिनमें मुख्य तौर पर है दुकानों के समय 9 से 2 बजे में खास करके माल रोड और शिमला के ज़्यादातर इलाकों में पब्लिक नहीं होती है। तो हमने उनसे आग्रह किया कि जो नॉर्मल टाइमिंग्स है 10 से लेकर 8 बजे तक वो बहाल किए जाएं। बिजनेस के जो आवर्स हैं वो थोड़े बढ़ा दिए जाएं
क्योंकि शिमला के लिए ये टाइमिंग वैसे भी सूटेबल नहीं है कि सुबह 9 बजे हम लोग दुकान खोलें और 2 बजे तक के लिए जो टाइमिंग है वो बहुत ही अनुचित है, जिसमें कि ना तो कस्टमर बाज़ार में पूरे प्रॉपर ढंग से आ पा रहा है और ना ही हमारा जो रोज़मर्रा का खर्च है वो पूरे हो पा रहे हैं। फ़िलहाल हमने यही माननीय मुख्यमंत्री जी से जो डिमांड है वो ये रखी है कि नेक्स्ट कैबिनेट में हमारी जो ये टाइमिंग है उसको प्रॉपर रेगुलर कर दिया जाए, जिससे कि लोग जो दूर दराज से आने वाले हैं वो भी अपना समय पर शॉपिंग कर पाएँ। कम घंटे कम आवर्स बिजनेस आवर्स रखने से सर उल्टा दुकानों में देखा गया है कि लोग ज़्यादा रश के रूप में आ जाते हैं। यही समय अगर ज़्यादा होगा तो किसी को भी अपनी खरीदारी करने में कोई परेशानी नहीं दिखाई देगी। कोरोना वायरस से बचाव और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा संचालित विशेष प्रचार अभियान के अंतर्गत आरके कला मंच के कलाकारों ने कोरोना वायरस का भेष बनाकर लोगों को जागरूक किया। इन कलाकारों ने दौलतपुर चौक व तलवाड़ा चौक व आसपास के बाजारों, गलियों व मोहल्लों में प्रचार किया। ये कलाकार लोगों को एक ओर जहां कोविड संक्रमण से सावधान रहने की जानकारी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बेवजह बाजार में घूम रहे लोगों को गाइडलाइन की अवहेलना करने पर सतर्क रहने को भी कह रहे हैं। कई लोगों को मौत की नींद सुला चुका हूँ मैं, कई बच्चों को नाश कर चुका हूँ मैं। जो मेरी पकड़ में आ जाता है उसका बचना मुश्किल हो जाता है। मैं हूँ कोरोना, मुझसे बचो। बिलासपुर शहर के साथ लगते दनोह गांव के समीप जंगल में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। जंगल में आग लगती देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत अग्निशमन विभाग को दी। वहीं सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी थी। अग्निशमन केंद्र बिलासपुर के प्रभारी सुभाष मिश्रा ने बताया कि फोन के माध्यम से उन्हें आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम तुरंत मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ये दिनों के पास सरकारी और निजी घासों में आग लगी थी। इसको फायर कर्मचारियों ने पूर्ण रूप से बुझा दिया गया और हम लोगों से अपील करते हैं कि अपनी घासों में आग लगाने के साथ साथ लोगों को वहाँ रुक के रहना चाहिए और उस आग को वहीं कंट्रोल करना चाहिए। तो हम लोगों से बार बार अपील करते हैं कि आग को कम से कम रोका जाए और वहीं जहाँ झाड़ियाँ फूक रही या घासनी को आग लगा रहे उसको वहीं रखें, वो आग आगे न फैले। जून माह के अंतिम सप्ताह में आने वाले मानसून सीजन के लिए वन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वन विभाग हमीरपुर की TFO LC वंदना के अनुसार वन विभाग ने मानसून सीजन के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं और वन मंडलों के तहत कर्मचारियों की तैनाती करके मानसून सीजन के लिए योजना तैयार की गई है, ताकि हर साल की तरह इस बार भी मानसून सीजन में पौधारोपण के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि जिला हमीरपुर में 1,35,000 पौधे रोपित करने का लक्ष्य वन विभाग ने निर्धारित किया है। जून माह के अंतिम सप्ताह में आने वाले मॉनसून सीजन के लिए वन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। DFO LC वंदना ने बताया कि मॉनसून सीजन इसी माह के अंतिम सप्ताह में आने की उम्मीद है और वन विभाग ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। उन्होंने बताया कि इस बार हमीरपुर जिला में 1,35,000 पौधों को लगाने का टारगेट रखा गया है, जिसे पूरा करने के लिए विभाग ने पूरी योजना तैयार कर ली है। उन्होंने बताया कि जिला में ज्यादा चीड़ के पौधों के अलावा ऐसे पौधे लगाने की योजना है जिससे जानवरों को नुकसान ना पहुंचे। वहीं DFO LC वंदना ने बताया कि गत वर्ष बारिश कम होने के चलते और इस साल मार्च में गर्मी ज्यादा होने के चलते अब तक 48 केस फायर के दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस साल फायर सीजन में कम आग की घटनाएं होने से कुछ राहत विभाग को मिली है। उन्होंने बताया कि आगजनी से 280 हेक्टेयर एरिया को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं पौधारोपण का 160 हेक्टेयर एरिया भी प्रभावित हुआ है। मॉनसून सीजन जो है अभी हम हिमाचल में अराउंड जून 24 को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारा मॉनसून सीजन में सबसे बड़ा हमारा एक्टिविटी जो है प्लांटेशन है और हमारा इस साल हमारा प्लांटेशन जो है अराउंड 280 हेक्टेयर हमने प्रपोज किया हुआ है, उसमें कुछ अप्रूवल आ गया हुआ है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग टू प्लांट अराउंड 1,35,000।
तो जिसमें हम टोल प्लान 72 हेक्टेयर है और 63,000 जो है वो नॉर्मल प्लान्स है। तो हम 1,35,000 पौधे लगाने के लिए हमारा टारगेट है और 280 हेक्टेयर प्लांटेशन करने का। और मॉनसून में सबसे ये हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है हमारा फॉरेस्ट फायर का काफ़ी सीज़न इस बार ड्राइनेस की वजह से काफ़ी ये हुआ है, तो इसीलिए कि हम मॉनसून के लिए बड़ी वेट कर रहे हैं और इस बार थोड़ा सा लेट हुआ है इवन केरला कोस्ट में भी, बट स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग एट अराउंड जून 24, मतलब एट द एंड ऑफ जून। तो ये इसमें होने से हमारा जुलाई से प्लांटेशन करने का पूरा रहेगा हमारा। बीते कल आईजीएमसी अस्पताल में उपचाराधीन 11 दिन के नवजात की मौत हो गई। नवजात को रामपुर अस्पताल से आईजीएमसी रेफर किया गया था। बात ये निकलकर सामने आ रही थी कि नवजात की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है, लेकिन जब आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनकराज से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि आईजीएमसी में जब नवजात का इलाज शुरू किया गया तो शुरुआती जाँच में पाया गया कि बच्चे की आंत में कुछ दिक्कत है, जिसके बाद नवजात का ऑपरेशन किया गया। उसी दौरान नवजात का कोरोना टेस्ट भी लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। नवजात की नाजुक स्थिति को देखते हुए अभिभावक अपनी जिम्मेदारी पर उसे वापस घर ले गए, जहां नवजात ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर जनक ने स्पष्ट किया है कि नवजात की मृत्यु आंत संबंधी रोग के कारण हुई है, न कि कोरोना के कारण। रामपुर से रेफर होकर यहाँ पर आए थे। प्रसव के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से बच्चे के आंतें जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही थी, जिसके लिए उसका यहाँ पर पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के द्वारा आंतों की रुकावट के लिए ऑपरेशन किया गया है और ऑपरेशन के बाद बच्चा गंभीर स्थिति में रहा और 19 दौरान उसकी जांच करने पर कोरोना पॉजिटिव वो पाया गया। पर ऐसा कतई नहीं है कि बच्चे की जो जान है वो कोरोना से गई है। बच्चे की जान उसकी बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुई है और वो कोरोना संक्रमित था, ना कि उसको कोरोना की कोई बीमारी थी। और एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि बच्चे के माँ बाप ने बच्चे को गंभीर स्थिति को देखते हुए उसको आगामी इलाज करवाने से मना किया और अपनी जिम्मेवारी के ऊपर बच्चे को घर लेके चले गए, जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई। कोरोना काल में लोगों की स्वास्थ्य जांच और देखभाल में हेल्पेज इंडिया अहम भूमिका निभा रही है। विशेषकर बुजुर्गों की घर द्वार स्वास्थ्य जांच में संस्था के वॉलंटियर्स निरंतर सेवा भाव से जुटे हैं। संस्था मोबाइल हेल्थ यूनिट के जरिए उन बुजुर्गों का खास ख्याल रख रही है जो किन्हीं कारणों से घर पर अकेले हैं। ऐसे बुजुर्गों की घर पर ही स्वास्थ्य जांच की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क दवाइयां भी दी जा रही हैं। हेल्पेज इंडिया के बमलोई स्थित हेल्थ सेंटर में सप्ताह में एक दिन निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जा रहा है। संस्था के राज्य प्रमुख डॉक्टर राजेश ने बताया कि संस्था प्रदेश भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर करने का प्रयास कर रही है। विशेषकर बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल पहली प्राथमिकता है। जो बुजुर्ग है, जो आज के टाइम में जो लॉकडाउन में बुजुर्ग अपने घर में रह रहे हो, ज़्यादातर बुजुर्ग जो है कोमॉर्बिड डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, या तो हाइपरटेंशन है, शुगर है, या हार्ट पेशेंट्स है। तो ऐसे शिमला में बहुत बुजुर्ग है पेशेंट्स है जो आजकल अकेले रह रहे हैं। तो शिमला में हमने देखा कि बहुत से बुजुर्ग जो अकेले रह रहे हैं, तो उनके और ये जो लॉकडाउन की वजह से उनको मेडिसिन प्रॉपर नहीं मिल पा रहे थे, तो हमने ड्यूरिंग लॉकडाउन पहले तो हमारे जो मोबाइल हेल्थ यूनिट के थ्रू हमने घर घर जाके बुजुर्गों के जो पूरे हिमाचल में हमने उनको मेडिसिन वगैरह दिए, उनको फ्री चेकअप हमारे डॉक्टर्स के थ्रू हम लोग चेकअप और मेडिसिन देते थे। खासकर जो उनको डेली जो मेडिसिन है, हाइपरटेंशन और शुगर और बाकी जो मेडिसिन ज़रूरत है, उनको हम लोग उनको बुजुर्गों के घर घर जाके देते थे। साथ में हमारा जो बेमलोई में हमारा जो ई हेल्थ सेंटर है, कोविड के दौरान भी इसको हम लोगों ने वंस इन ए वीक इसको इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ कैंप लगवा रहे हैं, जिसमें हम लोग खासकर बुजुर्गों को फोकस करके बुजुर्गों को यहाँ पे कुछ जो बुजुर्ग जो आ सकते हैं वो लोग यहाँ पे आके उनका प्रॉपर हम लोग चेकअप वगैरह करा रहे हैं, उनका शुगर टेस्ट करा रहे हैं और उनका ब्लड प्रेशर और बाकी टेस्ट करवा के उनको हम लोग मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं। तो ये प्रक्रिया अभी लॉकडाउन के दौरान भी चलता रहेगा और पूरे हिमाचल में लगभग हम लोग डेली कम से कम 700-800 बुजुर्गों को हमारे जो 12 मोबाइल जो हेल्थ यूनिट है जो 9 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं, तो वो जाके हम लोग हमारे
डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और जो बाकी पैरामेडिकल टीम है और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, गांव-गांव जाके हम लोग बुजुर्गों का हम लोग ये आज के टाइम में जो खासकर पैंडेमिक टाइम में उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। निजी बस संचालक अपनी टैक्स माफी संबंधी मांगों को लेकर 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। निजी बस संचालकों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वह अपनी हड़ताल इसी तरह आगे भी जारी रखेंगे। निजी बस ऑपरेटर यूनियन के महासचिव रमेश कमल का कहना है कि सरकार द्वारा बार बार उनसे वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन उन पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निजी बस संचालक कोरोना की मार झेल रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें कोई राहत नहीं दी गई है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि प्रदेश सरकार स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स को माफ कर उन्हें राहत प्रदान करे। निजी बस ऑपरेटर यूनियन के महासचिव रमेश कमल ने कहा कि प्रदेश के परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर से मुलाकात के बाद उन्हें आश्वासन मिला है कि उनकी मांगों पर जरूर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तक आश्वासन से आगे बढ़कर कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के बस संचालक 3 मई से हड़ताल पर हैं। अगर प्रदेश सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में सभी बस ऑपरेटर वर्चुअल बैठक के जरिए हड़ताल की रूपरेखा तय करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर प्रदेश सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करती है तो हड़ताल जारी रखना तय है। हमने जो हड़ताल पर जाने का जो निर्णय लिया था वो हमारी अप्रैल माह में एक बैठक हुई थी। उसके निर्णय लिया था कि सरकार द्वारा बार बार आश्वासन देने के बावजूद और सरकार द्वारा घोषणाओं पर अमली जामा पहनाने के बावजूद सरकार द्वारा हमारी कोई मांग नहीं मानी गई, तो इसमें निर्णय लिया कि हम 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था कि जब अभी तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, आगे भी अगर कोई निर्णय होगा तो हम सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे कि अगली रणनीति हमारी क्या हो। जी देखिए, हम 4-5 लोग अभी पिछले 5 दिन पहले माननीय परिवहन मंत्री श्री बिक्रम ठाकुर जी से मिले। उन्होंने जो आश्वासन दिया और उनके साथ जिस तरह से हमारी बात हुई है, तो हमें लगता है कि अगली कैबिनेट बैठक में हमारे मुद्दे पर जरूर ना जरूर कोई चर्चा जरूर होगी और हमारी सकारात्मक फैसला हमारे मांगों पर होगा। और उन्होंने ये एक्चुअली हमें ये उम्मीद थी कि जो पिछली जो कैबिनेट बैठक होनी थी उसमें ये मुद्दा हमारा शायद लगाया गया था, लेकिन माननीय नरेंद्र बरागटा जी की अकस्मात निधन के कारण उस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई, जिसमें हमारा मुद्दा भी था उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। तो हमें उम्मीद है कि अगली कैबिनेट बैठक में जरूर कोई ना कोई निर्णय जरूर लिया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच भले ही प्रदेश में हजारों लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और हजारों लोग काल का ग्रास बन चुके हैं, बावजूद इसके कुछ एक लापरवाह लोग अब भी कोविड-19 वायरस को हल्के में ले रहे हैं। भले ही प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन संक्रमण से बचाव को लेकर लोगों को बार बार जागरूक कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही सभी पर भारी पड़ रही है। लोग कोविड नियमों का अभी भी उल्लंघन कर रहे हैं। कर्फ्यू में ढील के समय शहर के बाजारों में खरीदारी के लिए जुट रही लोगों की भीड़ सभी पर भारी पड़ सकती है। लोग 2 गज की दूरी के नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, मास्क का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकार लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करने को लेकर जागरूक भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नियमों को अनदेखा कर खुद के साथ साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। छूट दी गई है, आप लोग खरीदारी करें और अपने घरों को अपने गंतव्य तक जाएं। ऐसा ना हो कि आपके चक्कर में आपका परिवार भी कोरोना वायरस से ग्रसित हो। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी ये सूचनाएं आपको बार बार दी जा रही हैं। दुकानों के आगे भीड़ को इकट्ठा ना करें। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों को भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ना भेजें। सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोग पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, नाक के नीचे लगा रहे हैं। अभी इतना लोअर बाजार में इतना क्राउड है पर लोग नहीं फॉलो कर रहे जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं। करना चाहिए, लोग डर ही नहीं रहे हैं। देखो, ये तो सेल्फ मोटिवेशन की बात है। सरकार अगर जुर्माना भी लगाए, पेनल्टी भी लगाए, उससे बात नहीं बनेगी। ये तो जब तक अपने मन की अवेयरनेस और सेल्फ मोटिवेशन नहीं है। अब एजुकेशन भी, IEC एक्टिविटीज़ भी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा कर रही है पर लोग ध्यान नहीं दे रहे, बड़े केयरलेस एटीट्यूड दिखा रहे हैं। ये इसमें बहुत ज़रूरी जो भी है, जो सरकार ने इसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी साधन बनाया है वो बहुत ज़रूरी है। ये 2-3 दिन से कुछ यहाँ बाज़ार में मैं देख रहा हूँ, मैं भी चल फिर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे भी थोड़ा सा ढील देते तो बहुत ज़्यादा रश पड़ जाता है, जो कि ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ जितने भी लोग मैं देखता हूँ उसमें 10% लोग विदाउट मास्क है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इससे लोगों को अवेयरनेस इतनी दिलाई है
क्या टीवी पे चैनल पे, क्या इधर से क्या उधर से। आम आदमी को कम से कम अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस बीमारी का कितना बुरा हाल है। और मैं इतना ही कहूँगा कि लोग अपने आप इस चीज़ को समझें और आगे आने वाले समय में जो है आपके लिए फ़ायदा है और आपके परिवार के लिए है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की एबीवीपी इकाई ने विभिन्न छात्र मांगों को लेकर यूआईआईटी निदेशक डॉक्टर पीएल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान इकाई अध्यक्ष विशाल सकलानी ने कहा कि विश्वविद्यालय यूआईआईटी के 2 सेमेस्टर्स की परीक्षाएं एक साथ करवा रही है, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि छात्र पहले से ही मानसिक तनाव में है, ऐसे में यह निर्णय छात्र विरोधी है। साथ ही एबीवीपी ने यूआईआईटी द्वारा 15 जून से पहले ही फीस जमा करने की अधिसूचना जारी करने के फैसले को भी गलत करार दिया और फीस जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की मांग की। वहीं एबीवीपी ने जताया कि अगर छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए इन मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो वो आने वाले समय में सड़कों पर उतरने से भी गुरेज नहीं करेंगे। बीमारी के कारण वो परीक्षा नहीं हो पाई और आज वो स्टूडेंट्स जो पहले 3रे, 5वें और 7वें सेमेस्टर के जो स्टूडेंट थे वो 2रे, 4थे, 6ठे और 8वें सेमेस्टर में वो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका पहला, 3रा, 5वां और 7वें सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हुई है। और ऐसे में ही प्रशासन की ओर से, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जो हमारे समक्ष ये आ रहा था कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस तैयारी में है कि एक साथ ही इन दोनों सेमेस्टर्स की जो परीक्षा है वो करवाई जाएंगी, तो ये बिल्कुल गलत, अगर इस तरह का फैसला लिया जाता है तो बिल्कुल छात्र विरोधी निर्णय होगा। अब देखते हैं कि कोरोना महामारी के कारण पहले से ही छात्र तनाव में है और ऐसे में एक साथ 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं कराना वो बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। और विद्यार्थी परिषद ने इन्हीं सब डिमांड्स को लेकर आज यूआईटी के डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमने डिमांड रखी जिस तरह से यूजीसी की गाइडलाइंस थी कि कोविड महामारी के दौरान जब हम देखें पिछले साल जो गाइडलाइंस आई थी उसमें गाइडलाइन में ये भी कहा गया था कि आप रेदर देन एग्जाम के आप ऑनलाइन एग्जाम प्रेफर कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप ओपन एग्जाम कर सकते हैं, उसके साथ साथ असाइनमेंट्स या वाइवा के बेसिस के ऊपर आप इवेल्युएशन कर सकते हैं। तो इवेल्युएशन के अलग अलग मेथड उन्होंने दिए थे, तो वही आज हमने बात जो है अपनी डिमांड वहाँ पे रखी है, यूआईटी के डायरेक्टर के समक्ष हमने डिमांड रखी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में मैदानी व निचले इलाकों के लिए 11 जून तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 9 जून को छोड़कर लगातार 14 जून तक बारिश अंधड़ चलने के आसार हैं। वहीं उच्च पर्वतीय भागों में 10 जून तक मौसम साफ रहेगा और 11 से 14 जून तक बारिश व हल्की बर्फबारी का पूर्वानुमान है। बता दें, मैदानी जिलों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ न्यूनतम तापमान में भी उछाल आया है। जो मौसम है 1-2 दिन थोड़ा कम ही रहेगा, कोई ज़्यादा बारिश के चांसेस नहीं है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, क्योंकि अभी जो आने वाले दिन है इसमें जो 11-12 तारीख से जो प्री मानसून शावर भी शुरू हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से जो मानसून है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से एडवांस हो सकता है। तो इस बार जो मानसून है वो भी हिमाचल प्रदेश में जो 1 हफ्ता एडवांस जल्दी जो है अप्रोच कर सकता है। जनरली जो मानसून है हिमाचल प्रदेश में 25 तारीख के आसपास आता है, 25 जून के आसपास आता है। तो इस बार लग रहा है कि जैसे जो कंडीशन डेवलप हो रही हैं बे ऑफ बंगाल में, तो जो मानसून है वो हिमाचल प्रदेश में 1 हफ्ता एडवांस में जो अप्रोच कर सकता है। तो अभी आज कल और परसों बारिश के कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन जैसे कि जो प्री मानसून शावर 2-3 दिन के बाद स्टार्ट होने वाले हैं, तो जो उससे पहले जो है हवा में नमी की मात्रा जो वो बहुत बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जो कहीं लोकल क्लाउड्स फॉर्म होकर 1-2 जगह पे बारिश होने के चांसेस बन जाते हैं। तो आज भी जो है 1-2 स्थान पे कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन जो मोस्टली इलाके हैं उसमें वेदर ड्राई रहेगा। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।